हेलो एवरीवन, नमस्कार। और हमारे जो नए लोग हमसे अभी जुड़े हैं पिछले कुछ महीनों में, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। मैं और अपूर्वा भाई हमारे हम लोग मिलके हफ्ते का सफ़र डिजिटल दुनिया पे करते थे। तो अगर आप मुझसे परिचित नहीं हैं तो मेरा आपको बहुत बहुत सलाम। मनीष श्रीवास्तव मेरा नाम है, जैसा कि मैंने बोला, और मैं यूएस में हूँ। अपूर्वा भाई फ़िलहाल हमारे इंडिया में है। और एक बड़ा अच्छा सा सेगमेंट हम लोग करते थे कुछ महीने पहले, हफ्ते का सफ़र, जिसमें हम जो हफ्ते की हलचलें थी वेब थ्री की दुनिया की, उनके बारे में चर्चा करते थे। कुछ हम लोग स्टैट्स देखते थे, कुछ हम लोग जो ट्रेंड्स हो रहे होते थे, जो बड़ी खबरें होती थी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते थे। और मेरे ख्याल से मैं अपूर्व से बोलूँगा कि अभी जब हम ये एपिसोड को उसमें आगे बढ़ें तो उसका थोड़ा-सा एक रिकैप दे दें। तो अपूर्वा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी समय बाद कोई दूसरा आपका स्वागत कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद मनीष। बहुत मजा आ रहा है। इट्स डे जाओ, फीलिंग लाइक बैक टू होम। ये सफर आपके साथ ही शुरू हुआ था, तो पिछले 6 महीने से आपकी तवज्जो कहीं और थी, तो वेलकम बैक मुझे आपको कहना चाहिए कि आप वापस आए थैंक यू। हफ्ते के सफर में। और बहुत मजा आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कन्वर्सेशन टुडे। ऑसम। तो अपूर्वा, सबसे पहले तो ये बताइए, मैंने पिछले 6 महीनों में, करीब-करीब 6 महीनों में क्या-क्या मिस किया। मैं फ़ॉलो तो कर रहा था ऑब्वियसली चैनल, और बड़े अच्छे इंटरव्यूज़, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टैलेंटेड लोगों से का संपर्क हुआ। उनकी जर्नी आपने जानी। बहुत सारे जो की एलिमेंट्स थे वेब थ्री के, वो उनके ज़रिए उजागर हुए। कुछ मतलब कहना चाहिए कि जो एनेक्डोटल अगर मैं कुछ बोलूँ तो उसमें जो मुझे याद पड़ता है, सौम्य का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि, और वो मुझे बड़ी पसंद आई, कि उन्होंने बोला था कि कानपुर के लोग थोड़े ख़ास होते हैं, कुछ टेक्निकल होते हैं वहाँ पे, कुछ कुछ तो है वहाँ की ज़मीन पे। और मैं कानपुर से आता हूँ तो मुझे बात वो रह गई। लेकिन हम लोग अपने वेब थ्री के मुद्दे पे आते हैं, कानपुर से हटकर। आप बताइए, क्या-क्या कैसी जर्नी रही आपकी पिछले 5 महीने की? क्या किस तरीके से आप लोगों से जुड़े, और क्या-क्या चीज़ें आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए सामने लेकर आए? मनीष, बहुत बढ़िया सफर रहा पिछले 6 महीने का, जैसे आपने बताया, राइट। तो हमारी खुशकिस्मत ये है कि हमें इतने मजेदार फाउंडर्स, यंग लीडर्स इंडिया में मिले जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सबसे मजेदार चीज ये है कि 90% ऑफ दैट टैलेंट इज कमिंग फ्रॉम टीयर 3, टीयर 4 या गांव से आ रहा है, राइट। तो चाहे वो सौम्य हो, चाहे वो रोहित गोयल हो, रघु हो। रघु, आई थिंक रघु फौजी किड रहा है, तो वो बहुत जगहों पर रहा है, बट बेस्ड इन बैंगलोर। आई वोंट कॉल हिम टीयर 3, टीयर 4। बट काफी मजेदार कहानियां जानने को मिली, उनका सफर जानने को मिला, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी पढ़ाई क्या रही। तो ये एक जर्नी रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी के लौंडों की बात कुछ खास है, क्योंकि ऐश्वरी गुप्ता, सौम्य सक्सेना, फिर प्रशांत मौर्य, राइट। और उसके साथ एक और भी नाम छूट रहा है। ये प्रशांत सब, इलाहाबाद से थे ना? हाँ, बट सब यूपी के हैं, लाइक तो सब यूपी के, उनका, हाँ। हाँ। तो कैन यू इमेजिन, बिकॉज हम दोनों उस जनरेशन से आते हैं, कि अगर क्रिकेट में बैटिंग देख रहे हो आप, तो बंबई से बड़ी टीम नहीं निकलती, बंबई के अलावा कहीं और से बड़ी टीम नहीं निकल सकती, राइट। और आज के टेक पायनियर्स, या जिसे आगे जाकर हम लेजेंड्स कह सकते हैं, कई लोग इनमें से हो सकते हैं, राइट। दे आर कमिंग फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट प्लेसेस, और ये कारवां शुरू हो गया है और ये फैलता ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग पहलू रहा है, और मैं काफी खुश हूं इससे। और एक फाइनल चीज आपको बता दूं कि इसके साथ साथ, लाइक विमेन पार्टिसिपेशन इन वेब 3 भी बहुत स्ट्रांग है।
तो जैसे ज्ञान लक्ष्मी है, राइट, अमेजिंग रिसर्चर, जो स्टार्कनेट फाउंडेशन के साथ काम करती है। देन ओविया शेषाद्री। तो ओविया ने अपना आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया, और फिर जाकर उनकी वेब थ्री की जर्नी 2021 में शुरू हुई, और शुरू वो हुई। अभी ऑक्टो में डेवरल हेड है। तो अनदर अमेजिंग सिनेरियो। और पिछले महीने ही मेरी बात हुई थी, जो हमारा दो दो हफ्ते पहले एपिसोड आया रोहित गोयल के साथ। तो उन्होंने 2012 में आईआईटी बम्बई से अपना इंजीनियरिंग खत्म किया, बट उन ही इज अ सीरियल फाउंडर। तो 12 साल में भाई साहब अपने चौथे स्टार्टअप पर है। तो बाप रे। और उनका उनकी जो सोच है, वो क्या करना चाहते हैं, वो बहुत ही काबिल इंसान है। ही कम्स फ्रॉम टीयर 2। उन्होंने खुद बताया था, ही कम्स फ्रॉम टीयर 4 टीयर 5, यानी एक गांव से आते हैं राजस्थान से, और वहां से लेकर वेब 3 की जर्नी तक उनका सफर बहुत ही लाजवाब। तो मैं काफी खुश हूं कि वी आर गेटिंग ऑल द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। तो चाहे जेंडर रेशियो हो, बैकग्राउंड हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, स्टार्टअप हो, तो बहुत मजेदार सफर रहा है। मैं जानता हूं आपका सवाल काफी छोटा था, बट मेरा शायद जवाब फैल गया है। नहीं, ये सवाल एक्चुअली मेरे ख्याल से ये बहुत ये हमारा काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा एपिसोड आ रहा है जिसमें 2 लोग डिजिटल दुनिया के हैं हम्म, और दोनों होस्ट हैं। हम्म, तो ये थोड़ा-सा लंबा खींचेगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस एपिसोड में हमें एक थोड़ा-सा जो पिछले आपने जो अमेज़िंग काम किया है, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा है, वो थोड़ा-सा एक समरी के रूप में सामने आए। और यहाँ से मेरे ख्याल से जो एक नई शुरुआत होगी डिजिटल दुनिया की, उनके एपिसोड्स की, उस पे एक रिफ्लेक्शन मेरे ख्याल से यहाँ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा और बात करेंगे इन इन लोगों के बारे में, और ये जो जैसे आप जुड़े उनके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा और विस्तार में हम उनके बारे में बात करें। एक चीज़ जो मेरे ज़हन में ये आ रही थी, और आप शायद उसका पता नहीं आपके पास उसका जवाब है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतने इंटरैक्शन के बाद आपको कुछ तो अंदाज़ा लगा होगा कि ये जो लोग हैं, जो ऑब्वियसली उनकी टेक्निकल एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही होगी, और भले ही वो टियर 2 टियर 3 शहरों से आए, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, भोपाल, जयपुर, इन शहरों से आए, बाद में वो गुड़गांव या मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों में बसे, कोई बाहर भी बसा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनका जो सामना हुआ वेब थ्री से, या जो ब्लॉकचेन की दुनिया से जो इनका सामना हुआ, वो एक्सपोजर इनको कहाँ मिला होगा? वो एक्सपोजर उनको एजुकेशन में मिला होगा, वो एक्सपोजर उनको इंफॉर्मेशन ट्विटर इंटरनेट की दुनिया से मिला होगा, या पीयर टू पीयर वो एक्सपोजर उनको मिला है कि एक थोड़ा एक्सपोज हुआ, फिर उसने फिर वो एक ट्रेंड बना, या इंडिया में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि एवरीबडी गेटिंग इनटू वेब थ्री, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग। एंड मैं एक बड़ा अम, पहले आप इसका जवाब दीजिए, तब मैं आपको एक चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन बड़ा ही अजीब सा ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है। मनीष, इसके दो पहलू है। तो पहला पहलू जुड़ता है 2008 से 2015 में। तो इसको टाइमलाइन में हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो एक जो अ, कई इंसान होते हैं जिनमें जज्बा होता है कुछ करने का, वो नॉर्मल चीजों से हट के कुछ करना चाहते हैं। तो 2008 से 15 तक की जो जनरेशन थी, उनके पास मौके कम थे, बट जज्बा बहुत हाई था। तो वो दे वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इवॉल्व, ट्राइंग टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। मैं कह रहा हूँ जो वहां पर से 2008 से 15 तक मार्केट में आ रहे थे, पढ़ाई खत्म कर रहे थे, या पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में थे उस तरह।
और दूसरा जो पार्ट है वो 2015 से लेकर 2020 तक का है। तो ये सेकेंड वेव के एंट्रेंस की थी। तो जो भी बेहतरीन काम हुआ है ये दो वक्फे के अंदर हुआ है। और जो आप पायनियर कह सकते हो वो 2008 से 15 वाली बैच है, और 2015 से 20 वाली बैच है वो फॉलोअप है। तो कई बार क्या होता है कि फाउंडेशन में बहुत लोग घिसते हैं, राइट, बहुत फ्रिक्शन रहता है, और लेकिन कम लोग चमक कर बाहर आते हैं। लेकिन जो सेकंड वेव है वहां पर घिसाई तो होती है, फ्रिक्शन होती है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग चमक रहे हैं। और इसका जो मैं तहे दिल से मानता हूं कि 2020 से 2025-26 तक का जो टाइम रहेगा, राइट, उसमें जो चमक मिलेगी आ, हर किसी को, जो ओजीज है, फर्स्ट वेव के है या सेकंड वेव के या थर्ड वेव के, उनकी प्रतिभा, उनका एक्सपोजर और बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। मेरा एक जो जिस ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा था मेरा वो बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि टेक्नोलॉजी, स्पेशली टेक्नोलॉजी में जब दुनिया को फिल्में मिली तो हमने ऐसा उसको एक्सप्लॉइट किया, हमने इतनी फिल्में बना डाली कि दुनिया को लगा कि हम जो हिंदुस्तान है वो फिल्में बनाने के लिए ही है। जब दुनिया में सेलफोन आया तो हमने जिस वक्त यूएस में भी सेलफोन को अफोर्ड करना उतना आसान नहीं था। काफ़ी लोगों को बिल भरने पड़ते थे। हमने हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया। इंटरनेट का भी वही हुआ, जब दुनिया में इंटरनेट आया तो हमने ऐसा इंटरनेट फैलाया कि कोने कोने में हिंदुस्तान के इंटरनेट फैल गया। वही चीज़ आप चाहे कैशलेस पेमेंट्स को ले लें, और अब मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन का भी वही हाल है कि अगर वो इंडिया में एक बार उसकी वेव आ गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को अंदाज़ा नहीं है कि हिंदुस्तान उसके बाल की खाल की खाल की खाल और उसके कितने तह तक जाएगा, ये शायद दुनिया को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये चीज़, मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही मैं मानता हूँ है। लेकिन पता नहीं आप वो कहाँ तक किस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेब 3 में भी हिंदुस्तान आगे ही जाने वाला है, बहुत बहुत तेज़ी से आगे जाने वाला है। मनीष, ये बहुत सारे पहलू हैं। तो आपने जो पहलू खोला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरी बहुत सारे, आप जैसे जानते हो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से, इन्फ्लुएंशियल पीपल इन वेब 3 इंडिया से राब्ता रहता है, तो समझ में आता है उनकी सोच क्या है। एंड मोर और लेस द बिगेस्ट चैलेंज फॉर वेब 3 इंडिया इज गोइंग टू बी कल्टिवेटिंग द माइंडसेट। टैलेंट है, पैसा भी है, बट वो लॉन्ग टर्म गेम खेलने का, राइट, हाउ टू बिल्ड $1 ट्रिलियन कंपनी, वो जहनियत लानी पड़ेगी। तो ये, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द नेक्स्ट 10 years। मैं शायद उसको इतना चैलेंज नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई चौथी चीज़ नहीं आती है अगर लोग, एक ये भी ट्रेंड है इंडिया में, बहुत जल्दी दे मूव ऑन, एक उसको छोड़ के उसके पीछे भाग गए। तो अगर ये लहर अभी इसकी चल रही है तो अभी इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में जब तक किसी भी चीज़ की कितनी छोटी सी भी संभावना है, थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लोग उसको पूरा खंगाल के ही मानते हैं। और अगर इसमें संभावनाएं हैं तो मेरे ख्याल से वो चैलेंजेस नहीं आने चाहिए। खैर, वो एक अलग ही मुद्दा है बात करने का। अम, आपका अभी इंडिया का जो टूर है उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या पर्पस है, क्या आप उससे निकालना चाह रहे हैं इस टूर के माध्यम से? मनीष, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनसे राब्ता हुआ है, जिनसे अच्छी दोस्ती हुई है, जिनके साथ कनेक्ट अच्छा हुआ है, राइट, उनसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिलेगा, राइट।
तो बेसिकली नेटवर्किंग और जो भी आपने रिलेशंस अभी ऑनलाइन बनाए हैं उनको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन उन रिश्तों को और उसमें उसको प्रगाढ़ करने के लिए आप इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि एक किसी एपिसोड में आप वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें और अपना वहाँ पे जाके आप अपना ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहा, कितना उसमें लोग कैसे काम कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं कैसे काम करते हैं, उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, ऐसी कुछ जानकारियाँ अगर आप निकालने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से जो सुनने वाले हैं उनको और भी कई सारे पहलू पता चलेंगे। अगर आप वो जानकारियाँ निकाल सकते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे सुनने वालों को बड़ा मज़ा आएगा। अब थोड़ा-सा गियर चेंज करते हैं अपूर्व। ये हमने जहाँ पे छोड़ा था उस वक़्त हफ़्ते का सफ़र काफ़ी उसके बाद से तो इतने बड़े-बड़े अपडेट्स हुए हैं। मेरे ख़्याल से 70 70,000 पे था बिटकॉइन, और मेरे ख़्याल से आई डोंट नो कि इथेरियम कहाँ पे था। और 2 ईटीएफ आ चुके थे, और ये कुछ 2-3 बड़े-बड़े जो घटनाएँ हैं वो मुझे याद हैं। लेकिन उसके बाद से आज ये जो पिछले 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में हम टेक्नोलॉजी में भी आएँगे थोड़ा बहुत। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन आप ये बताइए, पिछले 6 महीनों में जब 70,000 पे बिटकॉइन था और बीच में यूएस के इलेक्शंस हुए, डोनाल्ड ट्रंप जीते, ही इज़ प्रो क्रिप्टो, ही इज़ प्रो ब्लॉकचेन, वेब 3, और काफ़ी जो बिजनेस और लाइक माइंडेड पीपल है, वो भी इनके मेरे ख्याल से कैबिनेट में आएंगे, और बड़ी हलचलें हुई हैं पिछले 6 महीने में। तो एक थोड़ा सा 2-3 लाइन की अगर आप समरी बताएं, आप कैसे देखते हैं क्रिप्टो की स्पेशली जर्नी को पिछले 6 महीने में, जब बिटकॉइन 70,000 पे था और आज कहाँ पे पहुंचा है। तो इसको तीन खेमे में बांटेंगे। एक है पॉलिटिकल, एक है रेगुलेटरी, और तीसरा है फाइनेंशियल, राइट? तो पॉलिटिकली आई थिंक बहुत ही आने वाले 2-3 साल बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले, क्योंकि अगर ये डोमिनो इफेक्ट है, अगर यूएस का डोमिनो गिरता है, बिकॉज ट्रम्प ने कई बार कहा है कि बिटकॉइन रिजर्व्स होने चाहिए यूएस के पास। तो आज की डेट में जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें यूएसए और चाइना दोनों के पास 1% सर्कुलेटिंग सप्लाई है बिटकॉइन के। और मुझे ये लगता है कि साइलेंटली बहुत सारे देश ये एंटिसिपेट करके ऑलरेडी दे हैव बीन बाइंग बिटकॉइन ओवर लास्ट 6 मंथ्स, राइट? तो ये टेक्नोलॉजी की रेस भी हो सकती है टू बी एबल टू हैव ओनरशिप ऑफ द नेटवर्क। तो ये एक तो पॉलिटिकल कहीं सिनारियो जो तो मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये बात फिर घूम फिर के वही सेंट्रलाइजेशन की आ गई, क्योंकि मुद्दा ही डिसेंट्रलाइजेशन का है इसमें। लेकिन अगर इसमें कोई एक या दो कंट्री उनकी अगर शायद हमने ये बात कहीं एक किसी एपिसोड में करी भी थी, अगर उनकी मोनोपोली हो जाती है तो आप कैसे देखते हैं इसको? ये मुमकिन नहीं लगता मुझे ये हो सकता है, क्योंकि इट बिटकॉइन इज सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? कि आप 1-2% से ज्यादा होल्डिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जैसे चाइना के पास और यूएस के पास 1% है, यानी करीबन 2 लाख बिटकॉइन है, राइट? तो वो 2 लाख से 5 लाख जाने के लिए आपको काफी सारा फंड चाहिए, नंबर वन। चलो, फंड तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, यूएस तो कर ही सकता है, राइट? लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इट कैन गिव अ क्रेजी शॉर्ट स्क्वेज अगर आता है, क्योंकि बिटकॉइन सर्कुलेशन में
करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3-4% से ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं है नहीं है। एज ऑफ नाउ, राइट? तो और इतने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इतने सारे लोगों के पास छोटा छोटा है। तो ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क दुनिया में आज की डेट में कोई है तो वो बिटकॉइन बिटकॉइन है। है। तो ये पहला पहलू था। दूसरा जो सीधा मैं बात करता हूँ रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स की, मुझे ये लगता है कि 2025 इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग ईयर फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एंड अगेन द डोमिनोस फॉलिंग फ्रॉम यूएस। अगर यूएस में रेगुलेटरी क्लैरिटी आती है, चाहे वो बिटकॉइन के लिए हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए हो, अब आने वाले समय में एआई एजेंट्स के लिए हो, तो दैट विल ट्रिकल डाउन इन द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल। तो ये दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू रहने वाला है रेगुलेशन का। और तीसरा फाइनेंशियल पहलू जो है, तो आप देखो तो अभी ये हफ्ते में ही परसों नंबर्स आए जॉब्स के, एफओएमसी मीटिंग भी ये हफ्ते है। तो ये जो डाटा मैक्रो संकेत दे रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। इकोनॉमी वाइज यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम है। तो ये बहुत ही डायनामिक स्पेस रह सकती है। इट कैन बी वेरी वॉलेटाइल इन शॉर्ट टर्म, बट सबसे बड़ी चीज जो है, राइट, वो है लिक्विडिटी। तो यूएस डेट सीलिंग अगर बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लिक्विडिटी पर, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो रिस्क ऑन मार्केट के लिए, जैसे शेयर मार्केट्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, या इवन प्रॉपर्टी, इट कुड बी अ बिग हेडविन ओवर नेक्स्ट 12 to 18 months। एटलीस्ट 2026 अर्ली तक मुझे लग रहा है कि ये मार्केट को फैसिलिटेट कर सकता है लिक्विडिटी। बहुत अच्छा। अब आपने मुझे क्यों दे दिया, क्योंकि जो तीसरा और आखिरी जो हमारा जो एपिसोड के अंत में हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले थे, जो इस वक्त बहुत ही चर्चा में है और बहुत ही एक्साइटिंग मुझे लग रहा है, एआई एजेंट्स। तो एआई एजेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए, अगर एक लेमैन की नज़र से समझा जाए तो एआई एजेंट्स होता क्या है? किसी एक एआई एजेंट के बारे में आप बताइए, उसका एक एग्जांपल लेके। और जो हमारे सुनने वाले हैं जिनको नहीं पता है कि इनको कैसे परिभाषित किया जाता है, या ये करते क्या हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं भी समझना चाहता हूँ कि बेसिकली इनसे बेनिफिट्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही लेमन टर्म्स में समझते हैं कि एल्गोरिदम बॉट्स होते हैं, राइट, जो काफी सालों से 8-10 सालों से चलते हैं फाइनेंस में। हमने देखे वेब 2 में, ट्रेड फाइल यानी ट्रेडिशनल फाइनेंस में काफी यूज होते हुए देखा है। तो लेकिन बॉट्स का काम क्या होता है कि वो जो कहते हैं वही कर सकते हैं। तो A to B और B to A कोडेड है, तो उनकी जर्नी, जो भी ट्रांजैक्शन करना होगा, जो भी एक्शन होगी, वो वही करते रहेंगे रिपीट पर, थकते नहीं है, एक्यूरेसी रहेगी, गलतियां नहीं होगी, राइट। अब उसके सामने ऑटोमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट, वो बहुत ही डायनामिक होता है। तो वो, आप उनको ये नहीं कहते कि आपको A to B और B to A, आप उनको आदेश देते हैं कि आपको A to B और B to A करना है। लेकिन वो हर बार 300, 400, 500 बार अलग अलग तरीके से वहां पर जाएंगे और वो डेटाबेस बना देंगे। और इतने इंट्यूटिव हो जाएंगे कि उनको पता है कि बेस्ट राउट A to B के लिए कौन सा है और B to A के लिए कौन सा है। तो डायनेमिक, जितना डाटा बढ़ता जाएगा वो और बेहतर हो जाता है। तो बहुत ही डायनेमिक है। तो ये शुरुआत वो अपने आप को ट्रेन करते वेब, रहते हैं वो। हाँ, सॉरी, आपने क्या पूछा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो अपने आप को, जैसे जैसे डेटा आता जाएगा, वो अपने आप को ट्रेन करते जाएंगे खुद। जी, जी। तो वो चैट जीपीटी है ना, तो चैट जीपीटी में आप हम्म, क्या करते हो? आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हो ऑनलाइन, तो डाटाबेस उसका अपडेट हो जाता है, राइट। हम्म, तो अगर आपने कोई क्वेरी भेजी,
तो वो अपडेटेड इन्फो को तराशेगा, उसके अंदर से नया जवाब देकर आपको देगा। उसका डाटाबेस अपडेट होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं नोटिस करता हूँ कि पिछले 1 डेढ़ साल से जैसे मैं यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी, और अब मुझे जो मेरा काम है उसको समझ में आ गया है कि मैं क्या काम करता हूँ, किस टाइप की क्वेरीज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी एक्चुअली डिटेल देनी भी नहीं पड़ती है। वो अज़्यूम कर लेता है कि मुझे ये डेटा किस काम के लिए चाहिए, और वो उस हिसाब से उसको रिफ़ाइन करके दे देता है। तो समझने के लिए, आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए, तो आप ये समझ सकते हो, चैट जीपीटी इज लाइक योर, जो अपने बचपन में देखा होगा शायद, वो ब्लैक फोन आता था उंगलियों से घुमाने वाला, राइट? उसके बाद कोडलेस आया, और उसके बाद मोबाइल फोन हमने यूज किया। तो हुँ, हुँ, हुँ। चैट जीपीटी इज लाइक वो अपना काला फोन था उंगली से घुमाने वाला, वो फोन है। और एआई एजेंट्स एज ऑफ नाउ, जो पिछले 3 महीने में शुरू है, दे आर लाइक योर कॉर्डलेस फोन। लेकिन ये बहुत जल्द चेंज होकर अगले 2 साल के अंदर इट विल बिकम लाइक योर लेटेस्ट स्मार्टफोन। तो मैं चाहकर भी सोच नहीं सकता कि कितने काबिल हो सकते हैं और क्या क्या कर सकेंगे वो। मुझे लगा जब आप इतना एक्साइटेड, जब हमारी एक बार बात हो रही थी एआई एजेंट्स को लेके, आप इतना एक्साइटेड थे, मुझे लगा आप एग्ज़ाम्पल देंगे कि जो चैट जीपीटी है वो कबूतर है जो चिट्ठी लेके जाता था, और एआई एजेंट सेलफ़ोन है। वो डिफ़रेंस, एआई लेकिन एजेंट अभी, आज के भी एआई एजेंट इतने, यानी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, राइट? अगर मैं क्यूरियोसिटी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैं देखता हूं, तो दिमाग हिल जाता है कि आज की डेट में एआई एजेंट क्या काम कर रहे हैं। लेकिन वो सोच ही नहीं सकते आप और मैं कि ये 6 महीने, 12 महीने के अंदर कहां से कहां होंगे। तो इसीलिए मैंने उनको तवज्जो दी है कोडलेस फोन तक, कि भाई उनका सफर इतना बड़ा और इतना लंबा होने वाला है, और इतना तेजी से बदल जाएगा कि इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग स्पेस टू लुक फॉर। और अब तक क्या था कि जैसे मीम कॉइन्स की हम बात करते थे हफ्ते के सफर में, जो हो रहा था पिछले साल, अब मीम कॉइन इज अ कम्युनिटी ड्रिवन थिंग, राइट? सो देयर इज नो वैल्यू कमिंग आउट ऑफ इट अपार्ट फ्रॉम स्पेकुलेशन, राइट? AI is completely different. It has got lot of utility built in. अब चाहे आप वो यूटिलिटी को मोनेटाइज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो बात की बात है, बट देयर इज समथिंग इनहेरेंटली यूजफुल अबाउट एआई। मोनेटाइजेशन से बड़ी एक अच्छा चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है, और ये आखिरी बात हम यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। आपको और कितनी संभावनाएं दिखती हैं मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? जो नए डेवलपर्स हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, आपको फ्यूचर कैसा लगता है? किन किन चीज़ों में जो वेब थ्री है वो कारगर सिद्ध हो सकता है, और काफ़ी उसके जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेक्टेड है अ, उन उन इंडस्ट्रीज में, अगर कहा जाए तो उनका मोनेटाइजेशन। मनीष, मैंने एक वीसी से बात की, और एक बहुत बड़े नाम है ओजी, वो बात काफी रिक्लूसिव है, तो वो प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर नहीं आते। दोनों जगह से मुझे जो जवाब मिले, तो मेरा नजरिया थोड़ा बदल गया है। तो मैं आपको आपके सवाल का 3 पार्ट्स में जवाब दूंगा। अ, तो उनका सबसे पहला पॉइंट जो है, वो है कि दुनिया में सबसे सस्ती चीज, ये वीसी और ओजी फाउंडर का कहना है कि दुनिया में सबसे सस्ती चीज जो है वो है पैसा, वेब 3 में। किसी को भी कभी भी कहीं पर भी पैसा मिल सकता है, लेकिन सबसे प्रेशियस जो है वो है आपकी सोच, आपके आइडियाज, और आपके एफर्ट, डिसिप्लिन टू बिल्ड समथिंग ओवर लॉन्ग टर्म। ये सबसे रेयर। तो इससे शुरुआत करता हूं, और हम एआई में वापस जाते हैं। तो एआई में भी, जैसे मैंने आपको कहा, इसके मैं 2 पहलू में जवाब दूंगा। तो
एक पहलू जो है वो है एजेंट्स क्या करते हैं, राइट? तो मोनेटाइजेशन के लिहाज से हम बात करते हैं कि समझने के लिए। तो ए आई एक्स बी टी करके एक एजेंट है जो नवंबर में स्टार्ट हुआ। उन वो एआई एजेंट खुद अपना ट्विटर अकाउंट और टेलीग्राम को मैनेज करते हैं, तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। और ए आई एक्स बी टी कंप्लीटली ट्रेंड है ओनली फॉर वेब 3 ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। तो वो 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने एक ही काम करते हैं कि इंटरनेट पर जो भी अपडेट आता है, किसी भी प्रोजेक्ट का कोई भी बड़ी चीज आती है, तो वो सिर्फ उसको ट्रैक करता रहता है। और वो उसके अंदर से बहुत ही शानदार जो हाइलाइट्स होते हैं, 50, 60, लाइक इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस, बट दिन के जो भी खास हाइलाइट्स होते हैं वो हर 15-20 मिनट में वो ट्वीट करता है। अब वही चीज हम हफ्ते के सफर के साथ कर रहे थे, राइट? हफ्ते की खबर इकट्ठा करते थे, राइट, सेग्रीगेट करते थे, जो खास होती थी सबसे टॉप में, वो 5 खबर हम शेयर करते थे। अब ए आई एक्स बी टी ने वो काम करना शुरू कर दिया, और कोई भी इंसान करेगा उससे बेहतर, और उससे विद इन 2 मिनट्स वो आ जाता है। आपको हफ्ते के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, प्रोडक्शन नहीं बनाना पड़ता। तो इट इज सो फैसिनेटिंग। अब उनका मोनेटाइजेशन मॉडल ये है कि अगर आपको टेलीग्राम में ए आई एक्स बी टी एजेंट के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करना है, अगर आपको पूछना है कि इसका रिसर्च कर रहा हूं मैं, मुझे ये टोकन खरीदना है, या ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है, कि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, तो आपको करीबन 50 या 60 हजार ए आई एक्स बी टी की टोकन चाहिए। ए आई एक्स बी टी का मार्केट कैप हमने फ्लैग किया था जब हमने डिजिटल दुनिया पर कवर किया था, वो करीबन 30-35 मिलियन डॉलर था। आज की डेट में वो 450 मिलियन का मार्केट कैप है। वाह। ये नवंबर की बात कर रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं है 6 महीने पुरानी बात है, ये 1.5 महीने पुरानी बात। तो अब क्योंकि डिमांड है, लोगों को वो अल्फा चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, पीपल आर जन। सो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इट इज बिल्डिंग एन इकोनॉमी विद इन that space for AIXBT. It is providing value which can be useful. वो सब्जेक्टिव हो सकता है, वो कपड़े की तरह है, राइट? आपको कोई ब्रांडेड चीज चाहिए, $10,000 की है, अब उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या है और किसी के लिए क्या है, वो वहां नहीं जाना। बट इनहेरेंटली देर इज समथिंग वैल्यूएबल टू यू इफ यू आर स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ मनी टू गेट दैट, राइट? तो वही इकोनॉमी शुरू हो गई है एआई एजेंट्स में, और ऐसे बहुत कार्य है। तो ये था फर्स्ट एस्पेक्ट। लास्ट और इंटरेस्टिंग जो इसका पहलू है, ये प्रॉब्ली फॉर यू एंड आवर लिसनर्स ये सबसे मजेदार चीज है। तो अब ये हो रहा है कि थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया है, 3 महीने हो गए, तो आप ये समझ लो कि यहां पर इकोसिस्टम बन रहा है। हम्म। तो 3 मोटे मोटे इकोसिस्टम है। हम्म। तो वर्चुअल्स करके एक इकोसिस्टम है जो बेस नेटवर्क पर है। तो वो आपको फ्रेमवर्क टूल दे देता है, आपको कोई भी एआई एजेंट बनाना है, राइट? सो देर इज ऑब्वियसली कॉस्ट इन्वॉल्व, बट यू कैन यूज वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर ओन एजेंट फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट? तो ये बेस नेटवर्क पर है। दूसरा इकोसिस्टम है AI16Z। तो ये भी मजेदार है। AI16Z इज एन इंफ्रा प्रोजेक्ट, वर्चुअल इज ऑल्सो इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो ये एलाइजा करके उनका फ्रेमवर्क है, ये सोलाना बेस है, इट इज ओपन सोर्स। गिटहब रिपोजिटरी में सबसे फास्टेस्ट और सबसे हाईएस्ट फॉक होने वाला कॉन्ट्रैक्ट एलाइजा है, जो कि AI16Z का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारी डेवलपर्स एक्टिविटी वो ओपन सोर्स कोडिंग पर हो रही है। ओ और भाई। क्योंकि वो ओपन सोर्स है, तो कोई भी उठाकर उसको ट्वीक करके अपने मनपसंद का बना सकता है, राइट? तो ये टेक में गिटहब रिपोजिटरी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सीक्रेट, और उसके अंदर जितने कॉन्ट्रीब्यूशंस और जितने फॉकिंग, यानी जितने लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, उतनी उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है। बहुत आकर्षक लगता है। तो AI16Z ने जो फ्रेमवर्क बनाया है, एक तरफ वो है,
दूसरी इकोसिस्टम। अब ये एक और तीसरी इकोसिस्टम बन गई है, वो है जेरिब्रो करके। तो ये भी आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं टू बिल्ड एआई एजेंट्स अपने तरीके से। तो यहां पर जस्ट फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, वर्चुअल्स आर, जैसे आप कहते हो ना, टूल की मिल जाती है, प्री डिजाइन मॉडल्स है, आपको जो भी चाहिए फटाफट बना सकते हो। अलाइजा और जेरिब्रो ये डेवलपर्स के लिए पैराडाइज है, क्योंकि ये आपको बेसिक मिल जाएगा। जैसे आपको कलर और कैनवास मिल गए, आप जैसे चाहो वैसे चाहे बना सकते हो। तो ये तीन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो कोई भी इकोसिस्टम बनाने के लिए टेक में बहुत ही फाउंडेशनल होते हैं। तो जैसे आप हम नॉर्मल अभी वर्ल्ड दुनिया में बात करते हो, हमारे पास एंड्रॉयड है, आईओएस है, राइट? तो ये दोनों अलग इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम तीन चार पांच हो, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, बिकॉज यू गेट डाइवर्सिटी इन क्रिएटिंग डिफरेंट थिंग फ्रॉम अ डेवलपर। बिकॉज वो कुछ और सोच सकते हैं, यूनिक सोच सकते हैं, क्योंकि उनके पास टूल्स अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। बड़ा ही एक्साइटिंग रहा अपूर्वा, आपसे रिकनेक्ट किया हमने 6 महीने बाद, और मुझे उम्मीद है कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और हम ऐसे ही हर हफ्ते कुछ खास, कुछ नया, कुछ तड़केदार अपने जो हमारे लिसनर्स हैं डिजिटल दुनिया के, उनके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला, तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। उसका क्यूआर कोड कहीं ना कहीं आ जाएगा, आप उसको स्कैन करिए, उससे जुड़िए। बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ अपूर्वा देते हैं, हमारे तो क्रिप्टो गुरु यही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।